देखिए, अपने को ये पढ़ना है कि जो चार गोल्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, उनका इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे उनका क्या इंपैक्ट था। तो सबसे पहले क्या, एग्रीकल्चर, और उसमें है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में देखो क्या किया गया, जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश व्हाट, इंटरमीडियरीज। तो जो भी जमींदार, यहाँ पे इंटरमीडियरीज का मतलब है जमींदार, तो जमींदार से लैंड छीन ली गई एंड उनको फार्मर्स के नाम पे कर दिया गया। तो abolish intermediaries and to make the tillers of the owners of the land, which would give incentive to the tillers to invest in making what, improvements। तो जैसे ही फार्मर्स को उन्होंने क्या बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओनर बना दिया, तो फार्मर्स स्टार्टेड वर्किंग towards the improvement of their lands by adding what, technology, by making soil more fertile, and definitely उससे आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट भी क्या हो गया, बढ़ गया। द ओनरशिप conferred on tenants, tenants का मतलब यहाँ पे farmers है, gave them the incentive to increase the output and this contributed to the growth in what, agriculture। तो देखिए, अगर आप कोई चीज रेंट पे लेके रखते हो तो आप उतना मोटिवेटेड नहीं रहते हो कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाया जाए। जैसे वो आपकी ओनरशिप आ जाती है, देयरफॉर यू आर मोटिवेटेड टू मेक व्हाट, इंप्रूवमेंट्स। तो वैसे ही पहले तो फार्मर्स क्या थे, टेनेंट्स थे, उन्होंने तो रेंट पे लैंड लिया हुआ था, लेकिन जो भी जमींदार से उनसे जमीन छीन ली गई एंड फार्मर्स में बांट दी गई। फार्मर्स के नाम पे क्या आ गई, ओनरशिप आ गई। तो जैसे ही फार्मर्स के नाम पे ओनरशिप आ गई, दे स्टार्टेड मेकिंग इंप्रूवमेंट्स एंड देयरफॉर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट भी क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा देखो, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या था, दिस मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो अगेन ये फिक्स कर दिया गया कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर सकता है, दैट इज व्हाट, लैंड सीलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ड सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, दायरा होता है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, दायरा। आपके घर पे सीलिंग है मतलब एक दायरा है ना, तो वैसे यहाँ पे लैंड सीलिंग का मतलब क्या, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड विच यू कैन होल्ड, उसके भी एक लिमिट फिक्स कर दी गई। The purpose of the land ceiling, the purpose of the land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands। तो वह क्या कि जब लैंड की, जो लैंड की ओनरशिप जब फिक्स कर दी गई, तो जो भी बाकी जो लैंड बचा वो किन में बांट दिया गया, बाकी टेनेंट्स, बाकी फार्मर्स में बांट दिया गया। तो इसके कारण क्या हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड था विद फ्यू जमींदार, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, टूट गया। तो एक जमींदार भी अगर लैंड होल्ड कर पाता तो कोई स्पेसिफिक साइज की होल्ड कर पाता, उसके बियॉन्ड जो भी उसके पास लैंड था वो गवर्नमेंट छीन लेती और किसको दे देती, फार्मर्स को दे देती। The abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants came into the direct contact with the government. They were thus freed from being exploited by whom, zamindars। That's okay। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई इस लैंड सीलिंग। तो अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, एक लॉ लाया था, जिसमें ये लैंड क्या कर दी गई थी, लैंड की होल्डिंग फिक्स कर दी गई थी। तो डेफिनेटली उस लॉ, उस एक्ट में क्या था, कुछ कुछ लूपहोल्स थे जिसका फायदा कुछ कुछ जमींदार ने जरूर उठाया। तो देखो उन्होंने क्या क्या फायदा उठाया जमींदार ने। हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इन सम एरियाज the zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation। legislation का मतलब होता है लॉ। तो उस लॉ में कुछ कुछ लूपहोल्स थे जिसका फायदा कुछ कुछ जमींदार ने उठाया एंड उन लोग से वो जमीन नहीं छीन पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। There were cases where tenants were evicted। तो अगेन गवर्नमेंट ने अगर कुछ पुअर फार्मर्स को लैंड दे भी दिया, तो जो जमींदार थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके उन फार्मर्स को वहां से क्या कर दिया, भगा दिया मारपीट के। तो देयर वर केसेस वेयर द टेनेंट्स वर एविक्टेड। एविक्टेड का मतलब उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। दूसरा क्या था, जमींदार ने क्या बोला कि नहीं नहीं, अपने अब ओनरशिप तो ऑफ लैंड में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को भी क्या बता दिया, फार्मर्स बता दिया। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो कुछ कुछ जमींदार क्या बन गए, खुद ही खुद फार्मर्स बन गए एंड उनसे फिर वो लैंड नहीं छीनी गई, क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। The land ceiling legislation also faced hurdles। hurdles का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि कुछ कुछ लैंड ओनर्स, जमींदार ना कोर्ट में केस फाइल कर दिए अगेंस्ट दिस लॉ। तो जब तक इस केस का सोल्यूशन निकलता तब तक उन लैंड ओनर्स, जमींदार ने जो जमीनें थी उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दी गई।
तो द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज दिस लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स, डिलेइंग इट्स इंप्लीमेंटेशन. They use the delay to register their lands in the name of the close relatives, thereby escaping from the legislation. हाँ, दो स्टेट में जो ज्यादा सक्सेसफुल रहा दैट वाज व्हाट, केरला एंड वेस्ट बंगाल. फिर भी अगर लैंड सीलिंग के लॉज अगर अप्लाई कर भी पाई तो दो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी, केरला एंड वेस्ट बंगाल. तो लैंड सीलिंग ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स, तो अगेन एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स देख लिए, लैंड सीलिंग. तीसरा ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में तो क्या, यूजिंग HYV सीड्स, यूजिंग फर्टिलाइजर्स अच्छे, using what, good technology. So these are all the part of what, green revolution. So the stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the what, green revolution. तो जो stagnation थी agriculture sector में, that was broken by what, the green revolution. This refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of what, HYV seeds, स्पेशली फॉर व्हाट, व्हीट एंड राइस. तो व्हीट एंड राइस के लिए HYV सीड्स यूज किया गया जिसके कारण एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ गई. द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटीज एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizers and pesticides. तो बोल रहा है कि अगर आपको HYV सीड्स यूज करना है तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होना चाहिए. तो डेफोर इट वाज अगेन व्हाट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिमांड था उस वक्त भी. एज अ रिजल्ट इन द फर्स्ट फेज द ग्रीन रेवोल्यूशन, द यूज ऑफ HYV सीड्स वर restricted to more affluent states such as पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो बोल रहा है कि HYV सीड्स यूज करने के लिए तो आपको पानी की दरकार थी, आपको क्या चीज की दरकार थी, फर्टिलाइजर्स वगैरह की दरकार थी, तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की दरकार थी. इसलिए बोल रहा है कि इनिशियल स्टेज में जिन जिन फार्मर्स के पास पैसे थे वही वही HYV सीड्स का क्या यूज कर पाए, एडवांटेजेस यूज कर पाए. और कौन से फार्मर्स ज्यादातर रिच थे, जो बिलोंग करते थे पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. In the second phase, the green revolution, the HYV technology spread to large number of states and benefited more variety of crops. Is okay? And this helped in what? Achieving self-sufficiency when it comes to what? Food grains to India. फिर देखिए, a good proportion of the rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market. तो अपने ने चैप्टर 1 में देखा था, ज्यादातर फार्मर्स खुद के नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन सिंस अब आउटपुट बढ़ गया था तो उन लोग खुद के नीड्स तो फुलफिल कर ही लेते थे, सेल्फ सब्सटेंसेस तो कर ही लेते थे, और मोर ओवर दे कुड गो टू द मार्केट एंड सेल देयर सरप्लस. तो उनकी इनकम की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई. एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स डिक्लाइन. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब मार्केट में कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, गिर जाती है, और प्राइस गिरने से डेफिनेटली पुअर लोगों को क्या मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि HYV सीड्स हेल्प्ड इन व्हाट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, प्राइस घट गई, और प्राइस घटने के चक्कर में गरीबों को क्या हो गया, फायदा हो गया. इट्स ओके. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक अपना स्टॉक बिल्टअप करना स्टार्ट कर दिया ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, ताकि कभी भी फेमाइन आए, कभी भी फ्लड्स आए तो उन एग्रीकल्चरल गुड्स को उस वक्त यूज किया जा सके. इट्स ओके. सो व्हाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, the technology involved was not free from what, risks. तो अगेन अब HYV की कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं. तो HYV सीड्स did help to increase your what, agricultural produce, but टेक्नोलॉजी वगैरह की भी रिक्वायरमेंट थी, एंड विद द टेक्नोलॉजी कुछ रिस्क भी केम ओवर. तो देखिए, one such risk was the possibility that it would increase the disparity between the what, small and the big farmers. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखिए, HYV सीड्स वगैरह यूज करना है तो आपको गुड टेक्नोलॉजी की दरकार है. तो गुड टेक्नोलॉजी के लिए तो गुड पैसे भी तो चाहिए, एंड गुड पैसे किसके पास होंगे, रिच फार्मर्स के पास होंगे. तो HYV सीड्स का फायदा कौन ले पाएंगे, रिच ले पाएंगे. तो डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि रिच विल बिकम रिच एंड पुअर विल बिकम पुअर. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था. बट बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम आई नहीं. ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुअर फार्मर्स थे ना, उनको ना बहुत सारे लोन्स दे दिए एट मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि उन लोग क्या कर सके, टेक्नोलॉजी वगैरह को बाई कर सके, फर्टिलाइजर्स वगैरह को क्या कर सके, बाई कर सके. तो रिच के पास तो पैसे थे तो उन्होंने खुद के पैसे से टेक्नोलॉजी खरीद ली, फर्टिलाइजर्स खरीद लिया, लेकिन जो पुअर फार्मर्स थे उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया बाय गिविंग देम लोन्स और बाय गिविंग देम सब्सिडीज. सब्सिडीज का मतलब क्या है, कोई हायर प्राइस की चीज उनको कम दाम में बेच दिया करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Fortunately, these fears did not come true because of the steps taken by the government. The government provided loans at a lower rate of interest.
एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स की सोचो मार्केट प्राइस 100 है तो फार्मर्स को 10-20 रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती थी. The small farmers could have access to the needed inputs. Since the small farmers could obtain the required inputs, the output of small farmers equaled the output of large farms in the course of time. As a result, the green revolution benefited the small as well as the rich farmers. तो जो small farmers का डर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिटा दिया था by giving subsidized fertilizers and giving loans at a very lower rate of interest. अब देखो दूसरा रिस्क क्या था. The risk of small farmers being ruined when pests attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by what research institutes established by the government. तो होता क्या है कि जब आप HYV सीड्स वगैरह यूज करते हो ना तो पेस्ट इंसेक्ट्स का अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो अगेन उसको कैसे बचाया जाए उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया में खोले. उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो भी रिसर्च निकल के आया, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई, दे वुड शेयर इट विद फार्मर्स एंड फार्मर्स वुड अप्लाई देयर इन देयर व्हाट फार्म लैंड्स. तो जो पेस्ट अटैक वगैरह था वो भी क्या हो गया, कम हो गया. तो अनदर रिस्क क्या था, पेस्ट का जो रिस्क था वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उसको अवॉइड कर दिया बाय पासिंग ऑन दोज इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स. नेक्स्ट ये बोला कि अपने ने देखा कि मेन 3 चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, एक तो क्या किया उन्होंने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे दिया, दूसरा सब्सिडाइज्ड क्या दे दिया, फर्टिलाइजर्स दे दिया, तीसरा क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से स्मॉल फार्मर्स या पुअर फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे दी कि उन लोग पेस्ट अटैक से कैसे बच पाए. इसको लेके लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज व्हाट डिबेट ओवर सब्सिडीज. तो फार्मर्स को जो सब्सिडीज दिया जा रहा था उसके ऊपर डिबेट है कि सब्सिडीज देनी चाहिए या सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए. अब देखो कुछ लोग सब्सिडीज के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि होता क्या था कि जो इंडियन गवर्नमेंट होती थी वो फर्टिलाइजर्स सब्सिडाइज रेट में देती थी लेकिन वो फार्मर्स के पास पहुंचते नहीं थे. बीच में जो भी मिडलमैन होते थे, जो भी पॉलिटिशियंस होते थे, उनको वो क्या करते थे, इन फर्टिलाइजर्स को अक्वायर करके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को क्या कर देते थे, बेच देते थे. तो दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को पहुंचाने की पूरी चेष्टा कोशिश करती थी, लेकिन जो भी मिडलमैन दलाल वगैरह होते थे, जो भी पॉलिटिशियंस होते थे, उन लोग क्या करते थे, ये जो भी सब्सिडाइज रेट में क्या आता था, फर्टिलाइजर्स आता था, फार्मर्स को नहीं देके उन लोग किसको बेच देते थे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच देते थे. सो इसलिए बोला जा रहा था कि सब्सिडीज रियलिटी में तो फार्मर्स के पास पहुंचती नहीं है, तो सब्सिडीज देके क्या फायदा है. मोरओवर इससे इंडियन गवर्नमेंट को क्या होता था, नुकसान ही होता था. लेकिन कुछ लोग डिबेट्स के फॉर्म में भी थे. तो अपने ने डिबेट ओवर सब्सिडीज में अगेंस्ट तो कर लिया, क्यों सब्सिडी नहीं देनी चाहिए. अब देख रहे हैं क्यों सब्सिडीज देना चाहिए. इट इज जनरली अग्रीड दैट इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ व्हाट HYV सीड्स बाय फार्मर्स इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर्स. तो कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोगों का तो ये कहना था कि सब्सिडी इसलिए देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वरना जो भी फार्मर्स है वो HYV सीड्स का तो एडवांटेज ले ही नहीं पाएंगे. तो अगर उनको सब्सिडाइज रेट में अगर लोन नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर्स मिलेगा ही नहीं, तो दे विल नेवर अडॉप्ट द व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी HYV सीड्स. तो अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इंडिया नहीं बढ़ पाएगा. Any new technology will be looked upon being risky by the farmers. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. Some economics believe that the technology is found profitable and is widely adopted. Subsidies should be phased out since their purpose has been served. तो इकोनॉमिक्स जो फॉर्म में बात कर रहे थे सब्सिडीज के, उनका कहना था कि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऐसे तो कोई फार्मर उसको अडॉप्ट नहीं करेगा जब तक उनको सस्ते में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो. हाँ, उन इकोनॉमिक्स का ये कहना था कि इनिशियली आप उनको सस्ते में दे दीजिए, वंस दे आर अकस्टम टू द टेक्नोलॉजी एंड उनकी इनकम एक बार बढ़ जाएगी तो ये सब्सिडी बाद में आप क्या कर लीजिएगा, कॉल बैक कर लीजिएगा, वेव ऑफ कर दीजिएगा. यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन सब्सिडीज को चलने दिया जाए एंड जब इनका पर्पस जब फुलफिल हो जाए तो वो जो भी सब्सिडीज है उसको कॉल बैक कर लिया जाए. इट्स ओके. फार्मिंग इन इंडिया ऐसे भी रिस्की बिजनेस है. सो मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज. Eliminating subsidies will increase the what inequality between the rich and the poor. तो ये सब कुछ पॉइंट्स को रखते हुए उन्होंने सब्सिडी के फॉर्म में बोला. तो कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि why subsidies should be given and why subsidies should not be given. तो इसको अपने कवर किए डिबेट ओवर सब्सिडीज. तो डेफिनेटली कुछ जन फॉर के थे सब्सिडीज के एंड कुछ लोग अगेंस्ट थे. तो आपको फॉर भी लिखना है एंड आपको उसके अगेंस्ट भी लिखना है. तो आई होप एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इम्पैक्ट था इन चारों का, वी हैव डिस्कस दी सेम. नेक्स्ट देखिए